मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली बनी मिलियनेयर की बहू। सुबह सुबह का समय है। माहिरा जल्दी जल्दी अपने गांव की फुलवारी की तरफ अपना झोला लेकर जा रही है और मन ही मन सोच रही है, हे भगवान, आज मुझे बहुत देर हो गई है। मुझे जल्दी जल्दी पहुंचना होगा, वरना अगर सारे फूल बिक गए तो आज मुझे फूल नहीं मिलेंगे। और अगर मैं फूल नहीं बेच पाऊंगी तो मेरे घर में खाना कैसे बनेगा। परेशान होते हुए तेज कदमों से माहिरा फुलवारी के बाहर पहुंच जाती है, जहां सेठ ओमकार सभी फूल बेचने वालों को फूल दे रहे थे। माहिरा का नंबर आता है और सेठ जी कहते हैं, क्या बात है माहिरा, आज तो तुम बड़ी लेट हो गई। हाँ सेठ जी, बस आज अलार्म नहीं बजा था इसलिए लेट हो गई। अब आप मुझे जल्दी से फूल दे दीजिए। सेठ जी कुछ फूल माहिरा के झोले में डाल देते हैं। माहिरा उन्हें कुछ पैसे देती है तो सेठ जी कहते हैं, ये क्या माहिरा, आज भी तुमने पूरे पैसे नहीं दिए और पिछला भी कुछ उधार है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। फूल बेचकर मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर माहिरा जल्दी से वहां से निकल जाती है और मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। वो अपने झोले में से अपना सामान निकालकर फूलों की माला बनाने लगती है और साथ में आवाज देने लगती है, फूल माला खरीद लीजिए, सुंदर सुंदर गुलदस्ते खरीद लीजिए, मंदिर में चढ़ाने के लिए खुशबूदार फूल खरीद लीजिए। थोड़ी देर बाद कुछ ग्राहक वहां आते हैं और माहिरा से फूल खरीदते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। फिर माहिरा बाजार से कुछ सामान खरीदकर अपने घर पहुंचती है। सबसे पहले वो खाट पर लेटे अपने लंगड़े पिता के पास बैठ जाती है और कहती है, पिताजी, आप ये लीजिए, मैं आपकी दवाई ले आई हूँ। और वेदांत, तुझे कॉपी और पेन चाहिए था, ये ले, मन लगाकर कॉलेज करना। थैंक यू सो मच दीदी, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो। हाँ, तो तू मेरा छोटा भाई है, मुझे तो करना ही पड़ेगा। और माँ, मैं दाल चावल और आटा भी ले आई हूँ, अब मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। अब माहिरा मिट्टी का चूल्हा जलाकर उस पर खाना बनाना शुरू करती है। तभी सिया वहां आती है और कहती है, अरे दीदी, तू कितना काम करेगी, खाना मैं बना लेती हूँ। सिया, तू बैठकर मुझसे बातें कर, काम मैं कर लेती हूँ। अब सिया भी माहिरा के खाना बनाने में मदद करने लगती है। तभी उसकी माँ ये सब देखकर भावुक होते हुए कहती है, बेटा, तू हमारे घर का बेटा भी है और बेटी भी। अगर तू नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी पड़ोसन अपर्णा वहां आती है और माहिरा के माता पिता से कहती है, मोहन भैया, मेरी बेटी काजल की शादी तय हो गई है। बड़े अच्छे घर में शादी तय हुई है। कल उसका रोका है, आप लोग जरूर आना। हाँ हाँ बहन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हम जरूर आएंगे। वैसे मोहन भैया, बुरा मत मानना, लेकिन अब तो तुम्हारी भी बेटी जवान हो गई है। तुम्हें इसकी शादी की चिंता होनी चाहिए। अगर ये ऐसे ही सड़कों पर फूल बेचती रहेगी तो कौन इससे शादी करेगा। मैं तो कहती हूँ, कोई गरीब लड़का देखकर जल्दी से इसके हाथ पीले कर दो। हाँ बहन जी, मैं भी अपनी माहिरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। मुझे भी इसकी शादी की बहुत चिंता है। बातें करके अपर्णा वहां से चली जाती है। तब मोहन कहता है, सही तो कह रही थी अपर्णा बहन, मुझे भी हमारी माहिरा बिटिया की शादी की बहुत चिंता होती है। अगर वह हादसा ना हुआ होता तो माहिरा को कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान करे कोई अच्छा लड़का मिल जाए, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। हम माहिरा बिटिया का ब्याह कर देंगे। माँ, पिताजी, आप लोग मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आप लोगों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जहां एक तरफ माहिरा अपने घर वालों के लिए संघर्ष कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ भास्कर बिजनेस की ऊंचाइयों को लगातार छू रहा था। आज भी भास्कर के ऑफिस में सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे। अमर तारीफ करते हुए कहता है, सर, आज तो आपने कमाल कर दिया। अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील फाइनल कर ली, जबकि इस डील के पीछे न जाने कितने लोग हाथ धोकर पड़े हुए थे। सर, आपके पिताजी तो काफी पहले से मिलियनेयर हैं, लेकिन मुझे लगता है आप उनसे भी आगे जाएंगे। भास्कर ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर वह अपने घर के लिए निकल पड़ता है। भास्कर अपनी शानदार ऑफिस से बाहर निकलता है। चौकीदार कार का दरवाजा खोलता है। भास्कर कार में बैठता है और बॉडीगार्ड से भरी कई कारें उसके पीछे चलती हैं। कुछ ही देर में भास्कर अपने बंगले पर पहुंच जाता है। चौकीदार सिर झुकाकर उसका वेलकम करता है। वह गाड़ी पार्क कर बंगले के बड़े बड़े कमरों और हॉल से गुजरता हुआ अंदर पहुंचता है।
जहां सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। माँ, पिताजी, भैया, पता है आज मेरी डील फाइनल हो गई। हाँ भास्कर, हमने टीवी पर यह न्यूज़ सुन ली थी। तुम सचमुच बहुत इंटेलिजेंट हो। भास्कर बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पहले मैंने और तुम्हारे भैया ने बिजनेस को आसमान तक पहुंचाया और अब तुम उसे आसमान से भी आगे ले जा रहे हो। मेरा पोता लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है। तब तक अनन्या मिठाई लेकर आती है और सभी का मुंह मीठा कराती है। मिठाई खाने के बाद रागिनी कहती है, देवर जी, आप तो बिजनेस में भी काफी आगे निकल गए हैं। बस अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। कब से कह रही हूँ कि मेरी छोटी बहन सेजल अमेरिका से पढ़ाई करके वापस आई है। अब आप कहें तो मैं उससे बात करूं? हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कहती है। भाभी इतनी स्मार्ट है तो उनकी बहन कितनी स्मार्ट होगी। आपको तो उनसे बिना सोचे समझे शादी कर लेनी चाहिए। रागिनी और अनन्या की इस बात पर बाकी सभी लोग चुप रह जाते हैं और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आरती रागिनी से कहती है, रागिनी बहू, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। तुम तो जानती हो कि सभी लोग मीटिंग में गए हैं और अनन्या भी कॉलेज गई हुई है, तो तुम जरा मेरे साथ इन्हें डॉक्टर के पास ले चलो। माँ जी, मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन आज मेरा पार्लर का अपॉइंटमेंट है और बड़ी मुश्किल से ही मुझे ये अपॉइंटमेंट मिला है, इसलिए मैं उसे नहीं छोड़ सकती। सॉरी फॉर दैट। ऐसा कहकर रागिनी पार्लर के लिए निकल जाती है। देख रही है माँ जी, हमारे घर की बहू को ना तो हमारे घर में किसी की परवाह है और ना ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास। हाँ बहू, अमीर घर की बेटी है और अमीर घर की बहू है। जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा, इसीलिए लापरवाह है। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि अब जो हमारे घर बहू आए वो ऐसी ना हो, उसे जिम्मेदारियों का एहसास हो और हम सभी से प्रेम हो। चाहे वो पैसों से गरीब हो लेकिन मन से अमीर हो। खैर चलिए, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, हम आपका चेकअप करा लेते हैं। फिर वे लोग ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी से निकलते हैं और उनके पीछे बॉडीगार्ड से भरी 6 गाड़ियां भी निकलती हैं। वे डॉक्टर के पास जाते हैं। वापसी में कविता आरती से कहती है, आरती बहू, जरा गाड़ी मंदिर की तरफ तो लेना। सोच रही हूँ, बहुत दिनों से मंदिर नहीं गई, तो आज पूजा करते हुए घर चले। आरती ड्राइवर से कहकर गाड़ी मंदिर की तरफ ले लेती है। गाड़ी पार्क करके वे लोग नीचे उतरते हैं। तभी बॉडीगार्ड भी गाड़ियों से उतरकर उनके आसपास चलने लगते हैं। आसपास के सभी लोग उन्हें देख रहे थे। वे लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बॉडीगार्ड भी उनके पीछे बढ़ने लगते हैं। तब आरती कहती है, अरे नहीं नहीं, तुम लोगों को हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग यहीं रुको। बॉडीगार्ड रुक जाते हैं और वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें माहिरा की आवाज सुनाई देती है, आइए भाई साहब, आइए बहन जी, फूल ले लीजिए। सुंदर सुंदर खुशबूदार ताजे फूल ले लीजिए मंदिर में चढ़ाने के लिए। माहिरा की आवाज सुनकर सविता और आरती भी उसकी फूलों की दुकान पर आती हैं। आरती कहती है, जरा मुझे भी मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल दे देना। जी माँ जी, अभी देती हूँ। माहिरा फूलों को पैक करते हुए कहती है, माँ जी, दादी माँ, आज से पहले आपको इस मंदिर में कभी नहीं देखा। वैसे भगवान देर से बुलाएं या सवेर से, अगर उन्होंने बुलाया है तो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये लीजिए फूल, आपके 25 रुपए हो गए। ये रहे तुम्हारे पैसे। माँ जी, ये तो 100 रुपए का नोट है और अभी मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। ऐसा कीजिए, आप रहने दीजिए, फिर कभी दे दीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम पूरे पैसे रख लो। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस अपनी मेहनत का लेती हूँ, आप तो फिर कभी दे देना। वैसे बेटा, तुम बहुत मीठा बोलती हो। ऐसा कहकर आरती और कविता मंदिर की तरफ चल पड़ती हैं। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समय कविता को बड़ी दिक्कत हो रही थी। दूर खड़ी माहिरा यह देख रही थी। वह दुकान छोड़कर दौड़ कर आती है और कविता को पकड़ते हुए कहती है, अरे दादी माँ, आइए मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ा देती हूँ। फिर माहिरा प्यार भरी बातें करते हुए सविता को सीढ़ियाँ चढ़ाती है और वापस अपनी दुकान पर चली जाती है। सविता और आरती मंदिर जाकर पूजा करती हैं और फिर सीढ़ियों से चलकर नीचे आती हैं। तब वे देखती हैं कि माहिरा बच्चों को मिठाई खिला रही थी। यह देखकर कविता आरती से कहती है, देख रही हो आरती बहू, वो लड़की कितनी दयालु है, बच्चों को भी कितने प्यार से मिठाई खिला रही है। माँ जी, आजकल ऐसी दया भावना लोगों में कहाँ देखने को मिलती है। खैर चलिए, हम चलते हैं। और ऐसा कहकर कविता और आरती दोनों कार में बैठकर चली जाती हैं। उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड भी कार में बैठकर चले जाते हैं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है।
एक दिन कविता आरती से कहती है, आरती बहू, उस दिन मंदिर में पूजा करके बड़ा ही सुकून मिला। आज जरा फिर मुझे मंदिर ले चलना। माँ जी, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। अनन्या, रागिनी बेटा, तुम दोनों भी मंदिर चलो। वहाँ पूजा करके बड़ा ही सुकून मिलता है। सुना है उस मंदिर में बड़े ही चमत्कार हैं। ओ माँ जी, मैं तो हमारे घर के मंदिर में ही पूजा कर लेती हूँ। अब इतनी दूर भला कौन जाए? वैसे भी मुझे काम है। और माँ, आज मुझे भी मार्केट जाना है, इसलिए मैं भी नहीं जा पाऊंगी। ऐसा कहकर रागिनी और अनन्या वहां से चली जाती हैं। अब कविता और आरती दोनों ही कार में बैठकर मंदिर के लिए निकलते हैं और हर बार की तरह इस बार भी उनके पीछे बॉडीगार्ड्स उनके पीछे चलते हैं। वे लोग मंदिर पहुंचते हैं। आरती बॉडीगार्ड्स को बाहर रोक देती है और वे लोग मंदिर कैंपस के अंदर जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि माहिरा एक बूढ़ी औरत को सड़क पार करवा रही थी। यह देखकर कविता आरती से कहती है, देख रही है आरती, कितनी भली लड़की है, हमेशा पुण्य के कामों में लगी रहती है। हाँ माँ जी, इतनी सुंदर और इतनी गुणी है, फिर भी जरा भी घमंड उसके चेहरे पर नहीं दिखता। ये लोग बातें करते हुए आगे जा रहे थे, तभी माहिरा उन्हें देख लेती है और दौड़कर उनके पास आती है और कहती है, माँ जी, आखिर आपको मंदिर का प्रताप यहाँ खींच ही लाया ना। रुकिए, मैं अभी आपके लिए फूल लेकर आती हूँ। अब माहिरा दौड़कर अपनी फूलों की दुकान पर जाती है और चुनकर कुछ फूल लाकर कविता के हाथ में देती है और कहती है, दादी माँ, चलिए मैं आपको सीढ़ियाँ चढ़ा देती हूँ। अब माहिरा आरती और सविता से ढेर सारी बातें करते हुए सविता को सीढ़ियाँ चढ़ा देती है और फिर अपनी दुकान पर आ जाती है। सविता और आरती भी मंदिर में पूजा करती हैं और फिर अपने घर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फिर आरती कविता से कहती है, माँ जी, मुझे तो फिर से उस मंदिर की याद आ रही है। सोच रही हूँ एक बार फिर मंदिर हो आऊं। आप भी चलेंगी मेरे साथ? बेटा, आज मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। हाँ, लेकिन तू चली जा। और हाँ, उस लड़की से मिलना मत भूलना, बड़ी ही भली लड़की है वह। हाँ माँ जी, ठीक है। आरती फिर से अपनी कार से मंदिर के लिए निकल पड़ती है। पीछे उसके बॉडीगार्ड्स भी होते हैं। फिर आरती अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर रोककर मंदिर कैंपस के अंदर जाती है और सीधे माहिरा की फूलों की दुकान पर जाती है। माहिरा उन्हें देखकर कहती है, अरे माँ जी, आज दादी माँ आपके साथ नहीं आई? नहीं बेटा, उनके घुटनों में दर्द है, इसलिए वो नहीं आ पाई। माहिरा उनसे बातें करते हुए उन्हें फूल दे देती है और इस तरह आरती पूजा करके वापस चली जाती है। अब तो अक्सर ही आरती मंदिर में आने लगी थी और वो माहिरा से जरूर मिलती और आरती को माहिरा बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक दिन आरती मंदिर आती है, लेकिन माहिरा उसे कहीं दिखाई नहीं देती। यह देखकर आरती बहुत बेचैन हो जाती है। वापस आकर वो सविता से कहती, पता नहीं माँ जी क्यों, लेकिन आज मुझे माहिरा दिखाई नहीं दी। मुझे तो चिंता हो रही है कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। बेटा, वो सबकी मदद करती है, भगवान उसकी मदद करेंगे, उसे कुछ नहीं होगा। अगले दिन आरती सिर्फ माहिरा को देखने के लिए ही मंदिर जाती है। वह सीधे माहिरा की फूलों की दुकान पर जाती है और कहती है, क्या बात है माहिरा बेटा, कल तुम कहाँ थी? दुकान पर नहीं थी? तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मुझे बुखार हो गया था, इसलिए मैं दुकान नहीं लगा पाई। बेटा, अगर कल तुम्हें बुखार था तो 2-3 दिन तुम्हें आराम करना चाहिए। माँ जी, अगर मैं आराम करूँगी तो घर का खर्च कौन चलाएगा? क्या तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे इतना सारा काम करवाते हैं? उन्हें तुम पर दया भी नहीं आती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल कुछ साल पहले हमारे घर में भी सब कुछ ठीक था। पिताजी बिल्डिंग बनाने का काम किया करते थे। शाम को आते समय वो हमारे लिए राशन, फल, सब्जियाँ सब कुछ लाते थे। घर में सब कुछ ठीक था। मेरी भी पढ़ाई चल रही थी। लेकिन एक दिन पिताजी जब 4 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए काम कर रहे थे, तभी धोखे से उनका पैर स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गए, जिससे उनके दोनों पैर टूट गए। और घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझे कमाने के लिए निकलना पड़ा। लेकिन मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे मेरे माता पिता की सेवा का मौका मिला। बेटा, तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है। आरती माहिरा से बात करके घर वापस आ जाती है और कविता को सारी बातें बताती है। अब सविता और आरती माहिरा को भूल नहीं पा रही थी। वे हर दिन माहिरा की ही बातें करती रहती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन आरती कुछ सोचते हुए अपने बेटे भास्कर से कहती है, भास्कर बेटा,
जरा आज मुझे मंदिर तो ले चल। मैं चाहती हूँ कि तू भी मेरे साथ मंदिर चले और भगवान से मेरे लिए एक अच्छी बहू की प्रार्थना करे। ठीक है माँ, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। भास्कर थोड़ी देर में तैयार होकर आता है और अपनी माँ को लेकर मंदिर की तरफ निकल जाता है। आरती भास्कर को लेकर सबसे पहले माहिरा की फूलों की दुकान पर जाती है और माहिरा से ढेर सारी बातें करती है। भास्कर अपनी माँ को माहिरा से इस तरह घुल मिलकर बातें करते देखकर हैरान रह जाता है। वो मन ही मन सोचता है, माँ इस लड़की से इतनी घुल मिल कर बातें कर रही हैं, जैसे इसे सालों से जानती हूँ। इस लड़की से बातें करके माँ के चेहरे पर जितनी खुशी आज दिख रही है, उतनी खुशी मैंने माँ के चेहरे पर आज तक कभी नहीं देखा। और ये लड़की है भी कितनी प्यारी है, जितनी सुंदर है उतना ही मीठा बोलती है। भास्कर लगातार माहिरा को देख रहा था और माहिरा उसे बहुत अच्छी लग रही थी। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो अपनी माँ के साथ मंदिर और पूजा करके वापस आता है। घर पहुंचकर कविता भास्कर से कहती है, बेटा भास्कर, मंदिर में एक बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत मीठा बोलती है। वो तुझसे मिली कि नहीं? हाँ दादी माँ, मैंने देखा। माँ उससे बहुत प्यार से बातें कर रही थी। सच में वो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगले दिन भास्कर को ऑफिस से आते समय मंदिर का रास्ता दिखाई देता है। भास्कर अचानक अपनी गाड़ी उस रास्ते पर डाल देता है और मन ही मन सोचता है, वो लड़की सचमुच बहुत प्यारी थी। ऐसा करता हूँ कि एक बार उसे फिर मिल लेता हूँ। पता नहीं क्यों मेरा उससे मिलने का मन कर रहा है। यही सोचकर भास्कर मंदिर के बाहर गाड़ी पार्क करता है और फिर उसकी दुकान पर पहुंचकर कहता है, सुनिए, मुझे मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल दे दीजिए। हाँ हाँ बाबूजी, अभी देती हूँ। वैसे माँ जी क्यों नहीं आई? दरअसल मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, इसलिए मैं उन्हें नहीं ला पाया। ठीक है बाबूजी, आज मैंने अपने घर पर अपने हाथों से हलवा बनाया था। ये मैंने माँ जी के लिए भी ले आई हूँ, प्लीज आप उन्हें दे दीजिएगा। भास्कर हलवा ले लेता है और साथ में फूल भी ले लेता है। उसके बाद वो मंदिर जाकर पूजा करता है और वापस आकर देखता है कि वो लड़की गाय को रोटी खिला रही थी। भास्कर उसे देखते हुए निकल जाता है और कार में बैठकर घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में वो सोचता है, उस लड़की को मेरी माँ की कितनी परवाह है। इतनी परवाह तो आज तक मेरी भाभी ने भी माँ की नहीं की। कितनी प्यारी है वो लड़की। अगर ऐसी लड़की मेरे घर की बहू बन जाए तो मेरे घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हों। यही सोचते हुए भास्कर घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वो हलवा अपनी माँ को देता है और सारी बातें बताता है। ये सुनकर आरती अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती और भास्कर से कहती है, भास्कर, सच कहूँ तो वो लड़की मुझे अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद है। बस तू हाँ कह दे तो मैं उससे तेरी शादी की बात कर लूं। माँ, सच सच कहूँ तो वो लड़की मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको पसंद है तो आप उससे मेरी शादी की बात कर लो। ये सुनकर आरती और कविता बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को जब सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं, तब आरती सभी के सामने सारी बातें रखती है और माहिरा को अपने घर की बहू बनाने की बात करती है। ये सुनकर रागिनी कहती है, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या, जो आप एक सड़क छाप फूल बेचने वाली को मिलीनियर के घर की बहू बनाना चाहती हैं? अगर लोगों को पता चला तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? माँ, पिताजी, भैया भाभी ठीक तो कह रहे हैं। भाभी की बहन में भला क्या बुराई है? हम उन्हें अपने घर की बहू क्यों नहीं बना सकते? अनन्या, अगर भास्कर को वो लड़की इतनी पसंद है तो उसे अपने जीवन का फैसला करने का पूरा अधिकार है। और रही बात गरीबी की, तो वो हमारे घर में आकर अमीर ही हो जाएगी। इसलिए भास्कर जैसा चाहता है, हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। हाँ पिताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हम कल ही उस लड़की के घर जाकर शादी की बात करते हैं। अगले दिन सभी लोग सोने चांदी की थालियों में ढेर सारा शगुन लेकर माहिरा के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। माहिरा ने आरती को अपने घर का पता बताया था, इसलिए वे लोग आसानी से माहिरा के घर की गली में पहुंच जाते हैं। सभी लोग अपनी बड़ी बड़ी कारों से उतरते हैं और उनके कई नौकर शगुन लेकर उतरते हैं। ये देखकर सारे मोहल्ले वाले हैरान रह जाते हैं। अपर्णा नंदिता से कहती है, देख रही हो नंदिता बहन, लगता है कि माहिरा का रिश्ता किसी बहुत बड़े घर से आया है। हाँ अपर्णा बहन, ये तो माहिरा की किस्मत है, वरना फूल बेचने वाली का रिश्ता इतने अमीर घर से भला कैसे आता। इधर आरती माहिरा की माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर माहिरा की माँ उन्हें आदर पूर्वक घर के अंदर बुलाती है। सभी लोग चटाई पर बैठ जाते हैं। नौकर सारा शगुन वहीं रख देते हैं और चले जाते हैं। तभी माहिरा भी आ जाती है।
ये सब देखकर वो चौंक जाती है और कहती है, माँ जी, दादी माँ, आप लोग यहाँ? हाँ बेटा, मैं तेरे लिए अपने पोते का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये सुनकर माहिरा शर्मा जाती है और भागकर अंदर चली जाती है। इस तरह माहिरा और भास्कर का रिश्ता तय हो जाता है। बीतते समय के साथ थोड़े ही दिनों में माहिरा और भास्कर की धूमधाम से शादी हो जाती है। माहिरा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। वह ससुराल पहुंचकर कार से उतरती है और बाहर से अपने बड़े से घर को देखकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इतना बड़ा घर तो मैंने सपने में भी नहीं देखा है। क्या सोच रही हैं देवरानी जी? यही ना कि घर बहुत बड़ा है। वैसे देख लीजिए, आपने इससे पहले इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा। माहिरा रागिनी की बातों को मुस्कुराकर टाल देती है। फिर वह गृह प्रवेश करती है और अंदर से अपना घर देखती है, जो उसे बहुत शानदार और बहुत बड़ा लगता है। आरती उसकी आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। उसके बाद माहिरा अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह माहिरा अपनी सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है। मैं आप सभी के लिए खाना बना लूं? माँ जी, आपने देवरानी जी को बताया नहीं कि हमारे यहाँ तो इंडिया के फेमस शेफ खाना बनाते हैं। इन्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रागिनी बहू, अपने ही घर में खाना बनाना कोई बुरी बात नहीं होती। वैसे माहिरा बहू, तुम फिर कभी हमारे लिए कुछ बना लेना। अभी तुम नई नई हो, इसलिए रहने दो। माहिरा कविता की बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद एक शेफ आकर सभी को बताता है, आप लोग चलिए, खाना खा लीजिए, खाना तैयार हो गया है। सभी लोगों के साथ माहिरा भी डाइनिंग हॉल में पहुंचती है और देखती है कि वहां बहुत बड़ा और शानदार डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, जिस पर सोने चांदी की थालियों में कई तरह के अलग अलग डिशेस सजी हुई हैं। ये देखकर माहिरा मन ही मन सोचती है, इतने सारे डिशेस, इनमें से तो कई डिशेस मैंने आज तक देखी भी नहीं है, और इतनी खूबसूरत बर्तनों में खाना तो मैंने आज तक खाया भी नहीं। अब माहिरा सभी के साथ खाना खाती है। धीरे धीरे माहिरा की शादी को समय बीतने लगता है। माहिरा सभी का ध्यान रखने लगती है, सभी से खुलकर मिलने लगती है। एक दिन अनन्या परेशान होकर अपने कमरे में अपना प्रोजेक्ट बना रही थी। तभी माहिरा वहां आती है और कहती है, क्या बात है अनन्या, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं भाभी, मुझे पता ही नहीं था कि कल मेरे असाइनमेंट जमा होने हैं। आज ही पता चला। अब मैं इतना बड़ा असाइनमेंट एक दिन में कैसे बनाऊं? अरे, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? असाइनमेंट बनाना तो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। माहिरा अनन्या के साथ असाइनमेंट बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद अनन्या सो जाती है, लेकिन माहिरा सारी रात उसका असाइनमेंट बनाती रहती है। जब अनन्या सुबह उठती है तो वह देखती है कि उसका पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। ये देखकर अनन्या मन ही मन सोचती है, भाभी कितनी अच्छी हैं। मेरे सो जाने के बाद भी उन्होंने मेरे असाइनमेंट पर काम किया। समय बीतता है। माहिरा अपनी ननद से ढेर सारी बातें करती है। कभी उसके साथ मार्केट जाती है तो कभी कॉलेज के कामों में उसकी मदद करती है। धीरे धीरे अनन्या भी माहिरा को पसंद करने लगती है, लेकिन रागिनी माहिरा को सख्त नापसंद करती थी। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। तभी रागिनी वहां आकर रंजीत से कहती है, रंजीत, तुम्हें पता है ना कि एक हफ्ते बाद मेरा बर्थडे है और मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं 10 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। हम मार्केट चलेंगे। ठीक है रागिनी, तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। रागिनी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाती है और थोड़ी ही देर में रेडी होकर एक सुंदर सा लॉन्ग वन पीस पहनती है। साथ ही हाई हील्स पहनती है और एक पर्स कैरी करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और रागिनी सीढ़ियों से गिर जाती है। सभी लोग दौड़कर वहां आते हैं। रंजीत रागिनी को कंधे का सहारा देकर उठाते हुए कहता है, रागिनी, तुम ठीक तो हो ना? रागिनी दर्द के कारण कुछ नहीं कह पाती। अब रंजीत उसे नीचे के एक कमरे में ले जाकर लिटा देता है। तभी कल्पेश कहता है, रंजीत बेटा, हमारी फैमिली डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। रंजीत अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी ही देर में फैमिली डॉक्टर आते हैं। वे चेक करते हैं और रागिनी को दवा और इंजेक्शन देते हैं। साथ ही कहते हैं, देखिए, इनके पैरों में ज्यादा मोचाई है। इन्हें कम से कम 15 दिन आराम करने की जरूरत है। अगर ये जबरदस्ती चलने की कोशिश करेंगी तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, इसलिए इन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट करना होगा। डॉक्टर चले जाते हैं। तब रागिनी उदास होकर सभी से कहती है, आपको तो पता है ना रंजीत कि मैंने अपने बर्थडे की कितनी तैयारी कर रखी है।
और मेरा बर्थडे तो 1 हफ्ते बाद ही है। लगता है कि इस बार मैं अपना बर्थडे नहीं मना पाऊंगी। नहीं नहीं जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं आपकी इतनी अच्छी तरह देखभाल करूंगी कि आप 1 हफ्ते में ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी और अपना बर्थडे भी मना पाएंगी। बेटा, अगर माहिरा कह रही है तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा जरूर कर दिखाएगी। वैसे दादी माँ, मैं सोच रहा हूँ कि 2 नर्स अपॉइंट कर देता हूँ जो रागिनी की देखभाल करें। अरे नहीं नहीं जेठ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेली ही काफी हूँ अपनी जेठानी जी की देखभाल करने के लिए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। शाम को माहिरा रसोई में जाती है और अपने हाथों से हल्दी, जड़ी बूटियां और मसाले डालकर रागिनी के लिए काढ़ा बनाती है और रागिनी के पास लाकर प्यार से देते हुए कहती है, जेठानी जी लीजिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए काढ़ा बनाया है। ये पीकर आपका दर्द भी गायब हो जाएगा और आपके पैर जल्दी ठीक हो जाएंगे। रागिनी जल्दी ठीक होना चाहती थी, इसलिए मजबूरी में वह काढ़ा पी लेती है। थोड़ी देर बाद माहिरा रागिनी के पैरों में देसी घी का लेप लगाकर मसाज करती है और गरम पट्टी बांध देती है। उसके बाद माहिरा कहती है, जेठानी जी, मैं आपको अपने कंधों का सहारा देकर बैठा देती हूँ। थोड़ी देर बैठिए, फिर मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ऐसा कहकर माहिरा रागिनी को अपने कंधों के सहारे बैठा देती है और फिर रसोई में जाकर उसके लिए खाना लाती है और अपने हाथों से खिलाती है। माहिरा लगातार रागिनी की सेवा करती रहती है। कभी उसका सिर दबाती है, कभी पैर, कभी अपने हाथों से खाना खिलाती है तो कभी दवा लगाती है। माहिरा का इतना सेवा भाव देखकर रागिनी मन ही मन सोचती है, सच कहती है माँ। जी माहिरा सचमुच मन से अमीर है। जितनी सेवा इस लड़की ने मेरी की है, उतनी तो शायद मेरी सगी बहन भी नहीं करती। मुझे माहिरा जैसी देवरानी कहीं नहीं मिल सकती थी। थोड़ी ही दिनों में रागिनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपने जन्मदिन की तैयारी करने लगती है। आज रागिनी का जन्मदिन है। सुबह सुबह वो माहिरा के कमरे में आती है और उसे एक बहुत सुंदर सी ड्रेस देते हुए कहती है, माहिरा आज मेरा बर्थडे है और रात को सेलिब्रेशन पार्टी है। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। ये लो, मेरी तरफ से ये ड्रेस तुम पहन लेना, और हाँ, पार्टी में हम साथ ही चलेंगे। ये सुनकर माहिरा बहुत खुश हो जाती है। वह उस सुंदर सी इंडो वेस्टर्न ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है। शाम को रागिनी अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी हॉल पहुंचती है, जहां सभी मेहमान आ चुके थे। वहां माहिरा के मायके वाले भी थे। रागिनी स्टेज पर जाती है और केक काटने से पहले माहिरा को आवाज देती है और माइक पर कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी ग्रेट देवरानी से मिलिए। इनकी स्पेशलिटी के बारे में क्या कहूँ। जो इन्हें एक बार मिलता है वह बार बार मिलना चाहता है, और जो बार बार मिलता है वह इनका फैन हो जाता है, मेरी तरह। ये सुनकर माहिरा बहुत खुश हो जाती है। वो बड़े ही गर्व के साथ स्टेज पर जाती है। परिवार के बाकी लोग भी स्टेज पर आ जाते हैं। फिर रागिनी माहिरा के साथ मिलकर केक काटती है। सभी लोग खुशी खुशी केक खाते हैं। ये सब देखकर सविता और आरती भी बहुत खुश होती हैं। आज सविता और आरती को अपने फैसले पर गर्व होता है कि उन्होंने माहिरा को अपने मिलीनियर घर की बहू चुना। कुछ दिनों बाद कविता और आरती मिलकर माहिरा की मायके वालों को भी अपने घर के नीचे के वाले माले में शिफ्ट कर देते हैं और इस तरह माहिरा के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।